जब छत्रपति शिवाजी राजे और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के संबंध में अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि दोनों ही शासकों में लगभग काफी समानताएं थी। भले ही उच्च चारित्रिक गुणों की समानता हो या मुगलों से संघर्षों के दौरान खोई हुई भूमि को पुनः प्राप्त करने के उद्देश्य से अपनाई गई युद्ध पद्धति की समानता हो या शत्रु पक्ष की महिलाओं के साथ में किए जाने वाले सम्मानजनक व्यवहार की समानता हो। और ऐसा हम देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी राजे के द्वारा अपने शत्रु पक्ष की मुस्लिम महिला के साथ में न केवल सम्मानजनक व्यवहार किया गया बल्कि उनको सुरक्षित और सम्मान के साथ में 500 घुड़सवारों के साथ आदेश देकर उनके डेरे तक सुरक्षित पहुंचा दिया गया था। ठीक उसी प्रकार का व्यवहार जैसे महाराणा प्रताप के द्वारा अपने शत्रु पक्ष की मुस्लिम महिलाओं के साथ में किया गया था। हम यह भी देखते हैं कि वर्ष 1674 ईस्वी में जब छत्रपति शिवाजी राजे का राज्याभिषेक किया गया था तो उस समय पंडित विश्वेश्वर भट्ट या जिनका निकनेम था गागा भट्ट, उनके द्वारा छत्रपति शिवाजी राजे का संबंध उदयपुर के सिसोदिया राजघराने से जोड़ा गया था। मतलब उसी वंश से जिस वंश से महाराणा प्रताप संबंध रखते हैं। हालांकि इसके संबंध में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ कहते हैं उनका संबंध सिसोदिया राजवंश से है, जबकि कुछ ये कहते हैं कि केवल राज्याभिषेक के समय ऐसा कहा गया था राज्याभिषेक करने के लिए। हालांकि कैसा भी हो, हम ये तो देखते हैं जब आप चित्तौड़ के दुर्ग में जाएंगे तो वहां पर एक मंदिर है तुलजा भवानी का, और छत्रपति शिवाजी राजे की जो कुलदेवी थी वो भी तुलजा भवानी थी। और मुझे ध्यान है जब मैं कहीं पढ़ रहा था तो एक जानकारी मेरे समक्ष आई थी कि मेवाड़ के राजघराने से ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो तुलजा भवानी की पूजा किया करते थे और मेवाड़ को छोड़कर दक्खन की ओर चले गए थे। हालांकि वास्तव में छत्रपति शिवाजी राजे का संबंध सिसोदिया राजवंश से है या नहीं है, मतलब उस वंश से जिस वंश से महाराणा प्रताप संबंध रखते थे, यह तो बहुत शोध का विषय है, इस पर और अध्ययन किया जा सकता है। लेकिन खैर इस विषय में, इस वीडियो में हम छत्रपति शिवाजी राजे के द्वारा मुस्लिम महिला के साथ में किस प्रकार का व्यवहार किया गया था और इसके अतिरिक्त छत्रपति शिवाजी राजे और महाराणा प्रताप के मध्य क्या क्या समानताएं थी उसके संबंध में बात करेंगे। इस वीडियो के लिए जो सोर्स है वो एक तो है सर जदुनाथ सरकार की किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स। इसके अतिरिक्त अंग्रेज लेखक हैं जेम्स डब्ल्यू लेन, उनकी किताब है शिवाजी हिंदू किंग इन इस्लामिक इंडिया। इसके अलावा गौरीशंकर हीराचंद ओझा की किताब है उदयपुर राज्य का इतिहास, और इसके अतिरिक्त और भी कुछ सोर्सेस हैं। और इस वीडियो के लिए मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा अपने एक व्यूअर, महाराष्ट्र के एक मराठी व्यूअर्स तानाजी कोल्टे का, जो वर्तमान में पुरंदर में रहते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। एक मराठी पंक्ति की कविता के अर्थ को मुझे समझना था और उसको समझाने में उन्होंने मेरी सहायता की। और छत्रपति शिवाजी राजे के द्वारा उस महिला के साथ में किस प्रकार का वार्तालाप किया गया था या नहीं किया गया था वास्तव में, उसके संबंध में भी उन्होंने मुझे और अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध करवाई, तो उनका विशेष धन्यवाद। मैं रमन भारद्वाज, आइए शुरू करते हैं। बात है अक्टूबर सन 1657 ईस्वी की, जब छत्रपति शिवाजी राजे ने बीजापुर की आदिल शाही के विरुद्ध एक सैन्य अभियान शुरू किया और अपने राज्य का विस्तार किया। विषय को आगे बढ़ाने से पहले हम एक बार बीजापुर की आदिल शाही के संबंध में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बीजापुर जो वर्तमान में कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आता है, जिसको विजयनगर के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1490 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह के द्वारा यहां पर आदिल शाही की स्थापना की गई थी। यहां के शासकों को आदिल शाह कहा जाता था और यहां के राज्य को आदिल शाही कहा जाता था। और वर्ष 1686 ईस्वी तक जब मुगल शासक औरंगजेब ने इस बीजापुर को मुगलिया साम्राज्य के अंतर्गत नहीं मिला लिया था, तब तक यहां पर आदिल शाही थी। मतलब 1686 में यह क्षेत्र मुगलिया साम्राज्य के अंतर्गत आ गया था। अक्टूबर 1657 ईस्वी में जब छत्रपति शिवाजी राजे के द्वारा यहां पर बीजापुर की आदिल शाही के विरुद्ध जो सैन्य अभियान चलाया था अपने राज्य का विस्तार करने के लिए, उस समय बीजापुर की आदिल शाही काफी कमजोर थी, क्योंकि वो लोग पिछले काफी समय से मुगलों के साथ में संघर्ष कर रहे थे। इस समय मुगलों के दक्खन में जो सूबेदार थे वो औरंगजेब थे, और 1657 ईस्वी में औरंगजेब को मजबूरी में अब दिल्ली की तरफ भागना पड़ा, क्योंकि 1657 ईस्वी में यह झूठी खबर प्रचारित हुई कि मुगल शासक शाहजहां की मृत्यु हो चुकी है। हालांकि यह अफवाह थी, शाहजहां की मृत्यु नहीं हुई थी। उस समय शाहजहां केवल बीमार थे, लेकिन औरंगजेब के मन में तो चिंता हो गई कि अगर शाहजहां की मृत्यु हो चुकी है तो मेरे भाई गद्दी पर बैठ जाएंगे। तो इसीलिए औरंगजेब आनन फानन में दिल्ली की तरफ भागा, और औरंगजेब, दारा शिकोह, शुजा और मुराद के मध्य हम जानते हैं उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। वो खैर इस वीडियो का विषय नहीं है। लेकिन जब तक औरंगजेब दक्खन में था, वहां रहते हुए बीजापुर की आदिल शाही के साथ में संघर्ष होता रहा,
और इस संघर्ष में बीजापुर की आदिल शाही के जो सूबेदार थे वो असफल थे, एक दूसरे पर कटाक्ष करते थे, एक दूसरे को कमजोर करते थे। और इसी दौरान वजीर खान मोहम्मद की मृत्यु हो चुकी थी। मतलब कहने का सीधा सा अर्थ यह है कि बीजापुर की आदिल शाही कमजोर हो चुकी थी और छत्रपति शिवाजी राजे को यह उचित अवसर लगा कि सैन्य अभियान के द्वारा अपना राज्य विस्तारित कर लिया जाए। अब अक्टूबर सन 1657 ईस्वी में जो सैन्य अभियान शुरू किया तो छत्रपति शिवाजी राजे के द्वारा कोंकण का जो क्षेत्र है यहां पर धावा बोला गया। महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो तटीय इलाका है यह कोंकण क्षेत्र कहलाता है, पूरा वेस्टर्न घाट वाला इलाका। तो शिवाजी राजे ने यहां पर धावा बोला, ठाणे के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, कल्याण के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, भिवंडी के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, इसके अतिरिक्त आगे बढ़कर कोलबा के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। यानी एक काफी बड़े हिस्से पर छत्रपति शिवाजी राजे का अधिकार हो गया था। खैर, हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे कल्याण पर। कल्याण जब उनके अधिकार में आया तो यहां की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए छत्रपति शिवाजी राजे ने अब्बाजी सोनदेव को तैनात कर दिया। यहां पर अब्बाजी सोनदेव जो उनके अष्ट प्रधान व्यक्तियों में से, जो एक गुट था, अष्ट प्रधान जिसको बोलते हैं, 8 लोगों का गुट, उसमें से एक हुआ करते थे। अब्बाजी सोनदेव के द्वारा आसपास के क्षेत्रों पर धावा बोला गया, खजाने पर धावा बोला गया, खजाने को अपने अधिकार में ले लिया गया और इसी दौरान अब्बाजी सोनदेव के द्वारा एक मुस्लिम महिला को भी कैप्चर कर लिया गया। अब मैं आगे की बात करता हूं। खैर, जितनी भी मैं अभी तक जो बात कर रहा हूं वो सर जदुनाथ सरकार की किताब है शिवाजी एंड हिज टाइम्स, उसके अकॉर्डिंग ही बात कर रहा हूं। तो अब आगे जैसा लिखा गया है इसी किताब में पेज नंबर 43 पर कि अब्बाजी सोनदेव के द्वारा उस सुंदर मुस्लिम महिला को छत्रपति शिवाजी राजे के आगे उपहार के तौर पर प्रस्तुत किया गया। तो अब शिवाजी महाराज का व्यवहार उस महिला के प्रति कैसा रहा और शिवाजी महाराज के द्वारा उस महिला से कुछ वाक्य कहे गए थे, वो वाक्य क्या थे, उन वाक्यों की या उन शब्दों की तो मैं थोड़ी देर बाद में चर्चा करूंगा। पहले हम बात करते हैं कि छत्रपति शिवाजी राजे का उस महिला के प्रति व्यवहार कैसा था। शिवाजी राजे ने कहा कि आप मेरी माता के समान हैं, उनको माता का दर्जा दिया, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनको वस्त्र दिए, उनको आभूषण दिए और अपने सैनिकों को यह आदेश दिया, 500 घुड़सवारों को यह आदेश दिया कि जाओ और सुरक्षित और सम्मान के साथ में इस महिला को वापस बीजापुर छोड़कर आओ। अब आप एक बार सोचिए और थोड़ा सा गौर करना। मैं वापस आपको याद दिलाता हूं, कल्याण पर जब छत्रपति शिवाजी राजे के द्वारा अधिकार किया गया था तो कल्याण के जो सूबेदार थे, बीजापुर की आदिल शाही की तरफ से कल्याण के जो सूबेदार थे वो थे मुल्ला अहमद नवायत। और मुल्ला अहमद नवायत के विरुद्ध लड़ते हुए छत्रपति शिवाजी राजे ने कल्याण के उस क्षेत्र पर अधिकार किया था, मतलब इनके शत्रु थे। और वो जो महिला थी, जो सुंदर मुस्लिम महिला थी, वो मुल्ला अहमद नवायत की पुत्रवधू थी, मतलब उनके पुत्र की पत्नी थी। लेकिन शत्रु अपनी जगह है और शत्रु की महिलाएं अपनी जगह है। इसीलिए छत्रपति शिवाजी राजे के द्वारा शत्रु पक्ष की महिला के साथ में भी अपने अच्छे चरित्र का परिचय देते हुए उनको माता का दर्जा देकर और सुरक्षित सम्मान के साथ 500 घुड़सवारों के साथ में बीजापुर में सुरक्षित पहुंचवा दिया गया। और मैं जब यह विषय पढ़ रहा था तो ठीक इसी प्रकार का एक विषय मेवाड़ रियासत में भी था महाराणा प्रताप के समय, मुझे उसका ध्यान आ गया। और वहां पर भी महाराणा प्रताप के द्वारा ठीक ऐसा ही किया गया था, इस घटना से लगभग 70-80 वर्ष पूर्व, जैसा अब छत्रपति शिवाजी राजे के द्वारा किया गया था। मुगल शासक अकबर ने मेवाड़ के मोर्चे पर महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़ने के लिए मिर्जा खां उर्फ खान खाना को वहां पर मुकर्रर किया था। और खान खाना ने अपने परिवार को शेरपुरे में रखा, जिसमें खान खाना के परिवार की उनकी पत्नियां थी, बच्चियां थी, माता थी। शेरपुरे में सुरक्षित रखकर खान खाना ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैन्य अभियान चलाने के लिए मेवाड़ की ओर वो निकल पड़े। महाराणा प्रताप के जो ज्येष्ठ पुत्र थे कुंवर अमर सिंह, उन्होंने शेरपुरे पर धावा बोला और खान खाना के परिवार की जितनी महिलाएं थी उन सबको बंदी बना लिया। और बंदी बनाने के बाद जब वो महाराणा प्रताप के समक्ष उनको लेकर गए तो इस बात से महाराणा प्रताप नाराज हुए और उन्होंने कहा कि हमारी शत्रुता इन महिलाओं के साथ में नहीं है, इसलिए जाओ और इन महिलाओं को सुरक्षित और सम्मान के साथ में वापस छोड़कर आओ। तो मतलब जिस प्रकार की घटना, जिस प्रकार से शत्रु पक्ष की महिलाओं के साथ में महाराणा प्रताप का व्यवहार हमको 70-80 वर्ष पूर्व देखने को मिलता है, ठीक उसी प्रकार का व्यवहार हमको छत्रपति शिवाजी राजे के शासनकाल में भी देखने को मिलता है। खैर, उनके शासनकाल की, उनके व्यक्तित्व की, दोनों ही शासकों की और भी बहुत सारी समानताएं थी जिनके संबंध में मैं अभी बात करूंगा। लेकिन अभी एक बार विषय पर आ जाता हूं कि जब अब्बाजी सोनदेव के द्वारा उस महिला को छत्रपति शिवाजी राजे के आगे प्रस्तुत किया तो शिवाजी राजे ने उस महिला से क्या कहा।
तो जैसा शिवाजी एंड हिज टाइम्स में पेज नंबर 43 पर जो लिखा गया है कि शिवाजी राजे ये कहते हैं कि अगर मेरी माता आपकी तरह सुंदर होती तो मैं भी सुंदर होता। अब मुझे इन वाक्यों के पीछे का क्या भाव था वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और इसके लिए मुझे आवश्यकता थी कि मैं किसी मराठी व्यक्ति से संपर्क करूं। तो मेरे वहां जितने भी दर्शक हैं इनमें से एक तो हैं तानाजी कोल्टे, जो पुरंदर में रहते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो मैंने जैसे इस विषय की चर्चा शुरू की वो पूरा समझ गए, उनका पढ़ा हुआ था ये विषय, और उन्होंने एक मराठी कविता मेरे समक्ष रखी। और वो कविता इस प्रकार से थी कि आशीष आमची आई अस्ति सुंदर रूपवती, आम ही सुंदर झालो अस्तो वदले छत्रपति। मैंने कहा मुझे मराठी नहीं आती, तो आप कृपया मुझे इसका अर्थ भी समझाएं। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो कविता है, ये जो पंक्तियां हैं, ये किसी कवि के द्वारा गढ़ी गई है, मतलब लिखी गई है कि आशीष आमची आई अस्ति सुंदर रूपवती, कि मेरी माता अगर आपकी तरह सुंदर होती तो आम ही सुंदर झालो अस्तो वदले छत्रपति, मतलब वदले छत्रपति यानी छत्रपति ने ऐसा कहा कि मैं भी सुंदर होता। तो कोल्टे साहब ने यह कहा कि इस प्रकार की ये पंक्तियां वास्तव में नहीं है, किसी कवि के द्वारा गढ़ ली गई थी। और ऐसी ही जानकारी मेरे को एक और दर्शक हैं जो इतिहासकार हैं, शिव प्रसाद मंत्री जी, जो मेवाड़ के प्रसिद्ध इतिहासकार निनाद बेड़ेकर के साथ में उन्होंने लेखन कार्य किया है। तो उन्होंने भी ये बताया कि इस प्रकार की ये कोई बात नहीं हुई थी उनके मध्य में, ये केवल कवि के द्वारा गढ़ ली गई थी। लेकिन जिस और किताब को मैंने सोर्स के तौर पर लिया, शिवाजी एंड हिज टाइम्स को, वो तो एक हिस्टोरिकल बुक है। तो अगर इस प्रकार की कोई घटना नहीं होती तो उस हिस्टोरिकल बुक में उसको सम्मिलित नहीं किया जाता। तो हो सकता है कि महाराज के द्वारा इस प्रकार की बातें कही गई हों, या हो सकता है नहीं कही गई हो। लेकिन अगर कही गई थी तो वास्तव में इनका अर्थ क्या था, इनके पीछे का भाव क्या था। तो जितना मैं समझ पाया कि उस महिला की सुंदरता के बावजूद भी छत्रपति शिवाजी राजे के मन में किसी प्रकार के काम भाव उत्पन्न नहीं हुए। उस महिला के प्रति उनके मन में मातृत्व का भाव उत्पन्न हुआ, जैसा इन शब्दों से हमको पता चलता है कि अगर आप भी माता होती तो मैं थोड़ा और सुंदर हो जाता। मतलब उस महिला को देखने के बाद उन्होंने इन वाक्यों के माध्यम से उसको माता ही कहकर पुकारा, और बाद में सुरक्षा और सम्मान के साथ में वापस बीजापुर पहुंचा दिया। खैर, विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और एक बार बात करते हैं कि छत्रपति शिवाजी राजे और महाराणा प्रताप के मध्य क्या क्या और समानताएं थी। ये हम जानते हैं, दोनों ने ही जीवन भर मुगल शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया था। एक और जहां महाराणा प्रताप मुगल शासक अकबर के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे, वहीं पर छत्रपति शिवाजी राजे मुगल शासक औरंगजेब के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। सन 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध के बाद और कुछ वर्षों के बाद में महाराणा प्रताप के हाथ से मेवाड़ का लगभग सारा राज्य, सारी भूमि जा चुकी थी। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जून 1665 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी राजे ने जो पुरंदर की संधि की थी, उसमें जो दक्खन के 35 दुर्ग थे, 35 में से 23 दुर्ग उनको मुगलों को सौंपने पड़े थे, यानी उनके हाथ से भी लगभग सारा मराठा राज्य चला गया था। और फिर बाद में हम ये देखते हैं कि दोनों ही शासकों के द्वारा मुगलों से संघर्षों के दौरान खोई हुई भूमि को पुनः प्राप्त करने के उद्देश्य से जो युद्ध पद्धति अपनाई गई थी वो छापामार युद्ध पद्धति थी। मेवाड़ में भी वही देखने को मिलती है, दक्खन में भी हमको वही देखने को मिलती है कि अचानक से हमला करो, शत्रु को पता ना चले, शत्रु सावधान नहीं हो पाए, और जब तक शत्रु को पता चले हम वापस धावा बोलकर वापस लौट चुके हों। और इसी प्रकार की टेक्निक्स हम आगे चलकर देखते हैं कि कैसे पेशवा बाजीराव के द्वारा जो 10 दिन की दूरी थी वो कुछ ही दिनों में तय करके दिल्ली पहुंच गए थे, और मुगल शासक को 3 दिन तक अपने किले में कैद रहना पड़ा था। इसी प्रकार की टेक्निक थी वो भी। तो दोनों ही शासकों ने छापामार युद्ध नीति का अनुसरण किया, और हम ये देखते हैं कि दोनों की ही ये युद्ध नीति प्रभावी थी। जहां महाराणा प्रताप ने अपनी मृत्यु से पूर्व 19 जनवरी 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी, और अपनी मृत्यु से पूर्व उन्होंने चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर वापस पूरे मेवाड़ पर अपना पुनः अधिकार कर लिया था। और हम ये देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी राजे के द्वारा भी उस खोई हुई भूमि को पुनः प्राप्त कर लिया था। और एक पत्र से हमको इसकी स्पष्ट जानकारी मिलती है। छत्रपति शिवाजी राजे के द्वारा औरंगजेब को एक पत्र लिखा गया था, और उस पत्र को सर जदुनाथ सरकार ने अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में छापा है, उसको कोट किया है। उसके कुछ अंश में पढ़ता हूं कि छत्रपति शिवाजी राजे औरंगजेब को यह कहते हैं कि मैंने सुना है कि मेरे साथ युद्ध लड़ने में आपको बहुत नुकसान हो रहा है और आपका खजाना खाली हो चुका है, और इसकी भरपाई के लिए आपने हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगा दिया है। इसका मतलब इन पंक्तियों से कुछ बात तो समझ में आती है कि शिवाजी महाराज के विरुद्ध लड़ने में मुगल शासक औरंगजेब को बहुत ज्यादा आर्थिक मोर्चे पर तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। अब हालांकि हो सकता है कि जजिया टैक्स लगाने का जो एंगल है वो धार्मिक रहा हो या आर्थिक रहा हो,
जो भी रहा हो, लेकिन औरंगजेब को नुकसान तो हो रहा था। और आगे चलकर हम ये देखते हैं कि शिवाजी महाराज पर पार पाने के लिए औरंगजेब को स्वयं दक्कन में जाना पड़ा था, लेकिन दक्कन में ही अस्त हो गए औरंगजेब। वहीं पर औरंगजेब का अंत हो गया था। हालांकि इस प्रकार के संबंध में कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि यह पत्र छत्रपति शिवाजी राजे ने नहीं लिखा, मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह के द्वारा लिखा गया था। लेकिन इस पत्र में कुछ पंक्तियां ऐसी हैं कि जजिया टैक्स यदि लेना है तो मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह से लेकर बताओ। तो स्वयं मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह अपने संबंध में ऐसा थोड़ी लिखेंगे, इस प्रकार की बातें तो कोई और लिखेंगे महाराणा राज सिंह के अतिरिक्त। और उस समय के शासकों में हम ये देखते हैं कि औरंगजेब के विरुद्ध संघर्ष करने की केवल किसी में अगर क्षमता थी तो छत्रपति शिवाजी राजे में थी। इसके अलावा हम एक घटना और देखते हैं कि वर्ष 1674 ईस्वी में जब छत्रपति शिवाजी राजे का राज्याभिषेक किया गया था, बनारस के पंडित थे जिनका नाम था विश्वेश्वर, जिनका निकनेम था गागा भट्ट, उनके द्वारा जब छत्रपति शिवाजी राजे का राज्याभिषेक किया गया था तो उनका संबंध मेवाड़ के सिसोदिया वंश से रखा गया था कि आप मेवाड़ के सिसोदिया वंश से हैं, मतलब जिस वंश से महाराणा प्रताप थे उसी वंश से छत्रपति शिवाजी राजे का संबंध रखा गया। हालांकि इसके संबंध में बहुत इतिहासकारों के, बहुत लोगों के अलग अलग मत हैं और वास्तव में छत्रपति शिवाजी राजे सिसोदिया वंश से संबंधित थे या नहीं थे, इसके संबंध में तो बहुत डिटेल बात की जा सकती है। लेकिन केवल यहां पर मैं वही चर्चा कर रहा हूं जो सोर्स में दी गई है कि जब उनका राज्याभिषेक हुआ था तो उससे पहले उनको क्षत्रिय बताया गया और मेवाड़ के उदयपुर का जो राजघराना है उनसे उनका संबंध बताया गया, मतलब महाराणा प्रताप का ही वंशज उनको बताया गया। खैर, छत्रपति शिवाजी राजे के संबंध में जब मैं पढ़ रहा था तो एक बड़ा और रोचक किस्सा था और वो था अफजल खान का वध। वो अफजल खान जो लगभग 7 फीट लंबा था और छत्रपति शिवाजी राजे को पकड़ लिया था कसकर। उनके सामने तो शिवाजी राजे छोटे से थे, अफजल खान बहुत लंबे थे, लेकिन अपने बाहुबल से शिवाजी राजे ने अफजल खान की कैद में होने के बाद भी पेट फाड़ दिया था वाघनख से। खैर, पूरी चर्चा तो यहां नहीं करूंगा, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बहुत रोचक किस्सा है वो भी। इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।